दोस्तों नमस्कार। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे, आपदा प्रबंधन पे। और आपदा प्रबंधन से संबंधित तमाम एंगल को हम देखने का प्रयास करेंगे। हम इस दौरान जो है आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद जो है आपदा का प्रभाव दिखाएंगे। फिर आपदा प्रबंधन के क्या लक्ष्य है, आपदा हाल के वर्षों में जो आपदा में वृद्धि हुई है उसके पीछे क्या कारण है, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं और आपदा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, समझ रहे हैं। आपदा प्रबंधन में क्या चुनौती है और आपदा प्रबंधन के लिए अब तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार क्या क्या प्रयास किए हैं, हम उस सब पर चर्चा करेंगे। सारे डायमेंशन को देख लेंगे तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जो है सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपको टीम GCS-IS का 81 वीडियो 81 PDF का बैच ज्वाइन करना है तो आप 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबका PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, सारा वीडियो मिलेगा। सुन लीजिए, सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलेंगे, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे इसकी भूमिका लिखेंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन प्राकृतिक एवं मानव जनित, समझ रहे हैं, आपदा जोखिम, समझ रहे हैं, आपदा जोखिम प्रभाव को कम करने के लिए जो भी कार्यवाही की जाती है वह आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी इसको एक बार और सुन लीजिए, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा जनित जोखिम के प्रभाव को न्यूनीकरण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन के 3 चरण है। एक है आपदा से पूर्व, एक है आपदा के दौरान और एक आपदा के बाद। यानी कोई भी घटना घटित होती है तो पहले घटना घटित हुआ, मान लीजिए बाढ़ आया, तो बाढ़ आने से पहले क्या हुआ, वर्षा हुआ। वर्षा होने लगता है तेज, लगातार 4 दिन तक वर्षा होने लगता है, तो वह बाढ़ का पूर्व का है, आपदा से पहले का बाढ़ संकेत कर रहा है। अब बाढ़ आ गया है, अब बाढ़ जो है चला जाएगा तो जो छीन भिन है, ध्वस्त हो चुका है, घर गिर गया, सड़क टूट गया, पुल पुलिया टूट गया है, ये तीनों चरण में क्या होगा कि आपदा प्रबंधन में तीनों चरण में जो है क्या किया जाता है, जोखिम को, नुकसान को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। आप समझ गए होंगे आपदा प्रबंधन के 3 चरण। यानी आपदा से पहले मान लीजिए कहीं बाढ़ आया या कहीं भूकंप आया, तो भूकंप से पहले अब मान लीजिए कल ही जो है ग्लेशियर जो है टूट गया है, तो ग्लेशियर टूटने से पहले टूट गया है, अब टूटने के बाद की जो स्थिति हो गई, उस सभी चरणों में क्या किया जाता है, उसको बेहतरीन तरीके से प्रबंधन किया जाता है। यानी जो जोखिम है, खतरा है, आपदा प्रबंधन के माध्यम से जोखिम और खतरा को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो है जान माल की क्षति हो या बुनियादी अवसंरचना का जो नुकसान होता है वो कम से कम हो सके। अब मान लीजिए कल ही है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग लापता भी मिल नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं। सड़क वगैरह जो है, अब बाढ़ आ जाता तो पुल पुलिया जो है सब जो है दह जाता, सड़क टूट जाता, तो क्षति हो जाती है। बिहार में क्या होता है, सरकार बनाता है एक तरफ, एक साल हर साल जो है आता है बाढ़, सड़क पुल पुलिया जो है दह जाता है, आप जानते ही हैं। तो आपदा प्रबंधन में सभी को जो है इस तरीके से प्रबंधित किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे कम से कम नुकसान हो सके, कम से कम जो है लोगों की जान माल की क्षति, पशुओं की क्षति हो सके, समझ रहे हैं। अब प्रश्न है कि भारत में आपदा की क्या स्थिति है। देखिए, भारत जो है अमूमन भारत जो है प्राकृतिक आपदाओं और मानवजनित आपदाओं से प्रभावित देश है। भारत विश्व में, अभी संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया था, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शासन रणनीति के द्वारा 2004 से 2005 से 2014 के बीच की जो आंकड़ा है, उस एकत्रित आंकड़ा के आधार पे पूरे विश्व में आपदा प्रभावित देशों में चीन के बाद जो है भारत दूसरे स्थान पे है। यानी विश्व में जितना आपदा प्रभावित देश है उसमें सबसे अधिक जो है चीन है, उसके बाद जो है भारत का स्थान है। ये यूएनओ का डाटा है, 2005 से 14 के एकत्रित डाटा के आधार पे हम बोल रहे हैं, PDF में है।
समझ रहे हैं। तो एक है, और यूएनओ के अनुसार ही जो है आप देखिए भारत में जो है 59% भूमि जो है भारत की, जो कुल 32,87,332,32,87,000 जो लगभग जो है क्षेत्रफल है, समझ रहे हैं। तो भारत की जो कुल भूमि है उसका 59% जो है भूकंप से जो है प्रभावित है, समझ रहे हैं, 59%। और भारत के जो तटीय क्षेत्र है, समझ रहे हैं, स्थल भूमि मिलाकर टोटल तटीय क्षेत्र हो जाता है 7,516 किलोमीटर। और तो अगर मान लीजिए मुख्य भूमि से तटीय क्षेत्र अगर काउंट कीजिएगा तो 5700 किलोमीटर क्षेत्र जो है भारत के, 5700 किलोमीटर तटीय क्षेत्र जो है वह है चक्रवात, सुनामी, समुद्री तूफान से प्रभावित है। देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 68% जो है सूखा से प्रभावित है। देश के कुल जो है भूमि का 12% बाढ़ से प्रभावित है। और बिहार में तो 68% 68 लाख जो है, समझ रहे हैं, 68 लाख जो है हेक्टेयर भूमि जो है बाढ़ से प्रभावित है बिहार में। इसके अलावा जो है गर्मी के दिनों में जो है आप देखते ही होंगे हीट वेव की समस्या होती है। अभी हाल ही में कोरोना आ गया है, समझ रहे हैं, जैविक आपदा होता है, औद्योगिक दुर्घटना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है हमेशा आप देखिए विशाखापट्टनम में ही औद्योगिक कारखाने में जो है गैस के लीकेज से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ हमेशा भारत में कहीं ना कहीं हर महीने कहीं ना कहीं कोई घटना, अभी कल ही जो है चमोली में जो है दुर्घटना घट गया है। तो आपदा हिमस्खलन हो गया है, भूस्खलन, हिमस्खलन हुआ है, बर्फ जो है क्या है पिघल कर टूट गया है, बर्फ टूटा है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में हमेशा आपदा होती रहती है। इसलिए अगर आप इस आपदा को प्रबंधन नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो जान माल की क्षति होगी, जैव विविधता का नुकसान होगा, आर्थिक क्षति होगी, लोगों की मृत्यु होगी, समझ रहे हैं, अव्यवस्था फैल जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए जो है आपदा प्रबंधन जो है जरूरी है, समझ रहे हैं। अब आपदा के कारण क्या क्या आर्थिक प्रभाव होता है, अब देखिए आर्थिक प्रभाव में क्या, जो बुनियादी अवसंरचना है वह ध्वस्त हो जाता है, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब जो है बर्बाद हो जाता है। अब उसको बनाने के लिए सरकार को फिर जो है व्यय करना पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव, लोगों को जो है क्या होता है आर्थिक प्रभाव में। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षों में भारत द्वारा 80 बिलियन, समझ रहे हैं, डॉलर का जो है नुकसान जो है वहन किया गया है आपदा के कारण, जो क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद आपदा आता है तो लोगों को राहत के लिए जो है काफ़ी खर्च करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी मलेरिया फैल जाता है, महामारी फैल जाता है आपदा के बाद। हम पढ़ाए थे महामारी में, महामारी के बाद आपदा फैल जाती, महामारी आपदा के बाद महामारी फैल जाता है, उस पर सरकार को खर्च करना पड़ता है, समझ रहे हैं। जान माल की मृत्यु तो होती ही है, तो सरकार का गठन ही लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, समझ रहे हैं। और सामाजिक स्तर पर जो है लोगों की मृत्यु जो हो रही है, पुनर्वास होता है। अब मान लीजिए कहीं आपदा हो गया तब यहाँ से लोगों को दूसरी जगह जो है जाना शिफ्ट होना पड़ता है, समझ रहे हैं। पुनर्वास में भी समस्या है, नए स्थान पर जो है एक अलग जो है सांस्कृतिक चुनौती जो है झेलना पड़ता है, समझ रहे हैं। मानसिक रूप से जो लोग परेशान हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। आपदा के दौरान जो कृषि कार्य है, उद्योग धंधे प्रभावित हो जाता है। इस सब प्रभावित होने से विकास पर असर पड़ता है, समझ रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव में आप जब देखेंगे तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, अब जल प्रदूषित हो जाता है, समझ रहे हैं। अब आपदा के दौरान कभी कभी जो है वनों में आग लग जाता है, समझ रहे हैं, पेड़ पौधे गिर जाता है। अब पेड़ पौधे गिर जाता है, अब पेड़ पौधे गिरने के कारण जो जैव विविधता, जीव जंतु है, वो सब जो है मर जाते हैं, समझ रहे हैं। भूमि भी जो है क्या होता है, भूमि जो है, भूमि का अपरदन हो जाता है। अब बाढ़ आता है, भूमि अपरदित हो जाता है, समझ रहे हैं। तो बाढ़ से भूमि का अपरदन भी होता है, भूमि का जो है उसको पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, उसका दोनों लाभ है, समझ रहे हैं। भूमि का पेड़ पौधे विनष्ट होने से भूमि का क्षरण बढ़ता है, तो पारिस्थितिकी असंतुलन जो है पैदा हो जाता है बाढ़ में। तो अगर मान लीजिए इस पर नहीं निपटिएगा तो चुनौती होगा ना। तो अब जो है आपदा प्रबंधन का क्या लक्ष्य है। आपदा प्रबंधन का लक्ष्य जो है दो मुख्य रूप से है। एक तो जो है जोखिम में कमी लाना। मान लीजिए कहीं बाढ़ हो रहा है, बिहार में कोसी का बेल्ट है या उत्तर बिहार तो पूरे बाढ़ से प्रभावित होता है, हर साल बाढ़ आता है। तो अब जो है चूंकि पहले ही से पता है कि बाढ़ आना है,
तो बाढ़ आना है तो आपकी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि वह बाढ़ से कम नुकसान हो सके, कम से कम नुकसान हो सके। तो आपदा प्रबंधन के तहत क्या किया जाता है, इसके दो लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है जोखिमों को कम से कम, जोखिमों में कमी लाना, यानी बाढ़ से सारे लोग दह जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। तो अब जो है इस तरह की आपको व्यवस्था करनी है कि कम से कम जो है वहाँ जो है लोगों को नुकसान पहुंचे। अब तो इसके लिए बांध का निर्माण किया गया है। पानी जो है नदी के बांध के दोनों बीच में ही नदी बहेगा, दोनों साइड में नहीं बहेगा। वही बांध जब टूटता है तो बाढ़ आ जाता है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद अब जो है सूखा रोधी, अब मान ली बाढ़ आता है तो कृषि जब कार्य जो है क्या होता है, फसल दह जाता है पानी में, और लंबे समय तक जो है पानी जो है भरा रहता है, फसल उसी में जो है गल जाता है। तो अब जो है प्रौद्योगिकी की सहायता से, विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से, यानी बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से आप सूखा रोधी, जल रोधी फसल का विकास कीजिए। अब जब जानिए कि बाढ़ आने वाला, बाढ़ के सीजन में आप वैसा फसल बो दीजिए जो जल भी में भी जो है नहीं दह सकता है, खराब न, मतलब जल में भी जो है उसकी उपज हो सकती है। सूखा रोधी, मान लीजिए यहाँ सूखा पड़ता है तो वैसे फसल की खेती कीजिए जो है कम जल जो है खपत होता हो, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपदा के दौरान जोखिमों में कमी लाने की जो है प्रयास जो है किए जाते हैं। दूसरा है जान माल आजीविका का संरक्षण कम से कम। अब जान देखिए, मान लीजिए बाढ़ आता है, बिजली गिरता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो चेतावनी तंत्र, सुनामी चेतावनी तंत्र है, बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र है, बाढ़ चेतावनी तंत्र है, भूकंप चेतावनी तंत्र है। अब इसके माध्यम से पहले ही जो है रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, समझ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप, समझ रहे हैं, ये उपग्रह के माध्यम से लोगों को हिदायत दे दी जाती है, समझ रहे हैं, संचार साधनों के माध्यम से पहले ही सतर्क कर दिया जाता है कि बाढ़ आने वाला है, वर्षा आने वाला है। आप देखते नहीं होंगे, आप देखते नहीं होंगे 2 दिन, मान लीजिए कल मौसम खराब होगा, क्या अच्छा पहले ही मौसम विभाग आपको जानकारी देता है, आप अलर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए मौसम विभाग कह दिया कल वर्षा आने वाला है, तो कल रजाई जो है, रूम का रजाई जो है आप ऊपर नहीं रखने जाएंगे छत पे, क्योंकि आपको पता है कि कल बारिश आएगा, भूल जाएंगे, बेड भीग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो आप लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं, केवल आपको जो है घुमा देना है। जानते ही हैं, मान लीजिए कहीं जाना है, कोई अनाज सुखाना है छत पे, या कुछ करना है, और मौसम विभाग चेतावनी दे दिया कि नहीं आज बारिश होगा दोपहर बाद। अब अनाज क्या करेंगे, उस दिन नहीं सुखाएंगे आप, अलर्ट हो गए आप, अलर्ट होंगे कि नहीं? तो वही स्थिति है। अब प्रश्न है कि हाल के वर्षों में जो आपदा में वृद्धि, कभी महामारी आ जाता है, कभी हिमस्खलन आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी बिजली गिर जाता है, तो आखिर हाल के वर्षों में महामारी में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? महामारी में, आपदा में वृद्धि क्यों हो रही है? डिजास्टर, कोई भूकंप आ जाता है, हर महीने कहीं ना कोई घटना ही घटता रहता है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो वर्तमान समय में कुछ ऐसे घटना है। सबसे पहले आप देखेंगे वैश्वीकरण। अब देखिए वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि एक तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रगति से तमाम समस्याओं का जन्म हुआ है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ओजोन डिप्लेशन, औद्योगिकरण से प्रदूषण में वृद्धि हुआ है। अब जो है वैश्वीकरण के माध्यम से यातायात के साधनों में तेज विकास से संपर्क नेटवर्क का तेजी से विकास हो। एक व्यक्ति 20 घंटा में पूरे विश्व भ्रमण कर सकता है, ऐसा संपर्क नेटवर्क का विकास हुआ है। अब मान लीजिए चीन में, पहला मामला चीन में 2019 के दिसंबर में आया, पूरे विश्व के लोगों को आज जो है प्रभावित हुआ, 20 लाख लोग जो है मर गया है अभी तक। उससे जो ऊपर मरा है, हम पुराना ऊपर मरा है। भारत में जो है 1.5 लाख से ऊपर लोग जो है मृत्यु हो गई, 1,54,000 से अधिक लोग जो है मृत्यु हो गई है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है औद्योगिकरण जो हो रहा है, समझ रहे हैं, जो ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग है। अब देखिए औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हुआ है, क्या हुआ है, जो प्रोजेक्ट है जल विद्युत प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के कारण क्या हुआ है कि जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के कारण क्या हुआ है कि आसपास का जो धरातल होता है वह क्या होता है, हिल जाता है, ढीला हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा भी झोंका आता है, दह जाता है।
अब ड्रिल किया जाता है ना, निर्माण कार्य करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, कोई भी अगर मकान बनाते हो तो आसपास की ईंटा कस के पकड़ेंगे, गिट्टी सीमेंट, इस सबसे क्या होता है, धरती को जो है वह उस जगह के आसपास धरती पर असर पड़ता है। समझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण आप जानते ही हैं, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, कभी समय से बाढ़ आता है, कभी जो है मानसून की अनिश्चितता बढ़ गई है। मानसून की अनिश्चितता बढ़ने से कहीं बाढ़, कहीं अधिक वर्षा होगा तो कहीं कम वर्षा होगा, जहां अधिक वर्षा होता है वहां बाढ़ आ जाता है, जहां बाढ़ आएगा, अब बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जहां वर्षा नहीं होगा वहां सूखा हो जाएगा, दोनों स्थिति नुकसानदेह है। तो जलवायु परिवर्तन घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, अधिक तापमान में वृद्धि हुई है। अधिक तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ है कि जो विभिन्न प्रकार के जो है रोग है, मलेरिया है, मच्छर जनित बीमारी है, इन्फेस्टालाइटिस है, जो मुजफ्फरपुर में हो गया था। अब इस सब क्या हुआ है, इस सब बीमारी का तेजी से उपचार होता है, तेजी से प्रकोप बढ़ता है। समझ रहे हैं। और इस तरह के संकट जो है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन से अब जहां अधिक वर्षा होता है वहां अब क्या होता है, भूकंप की संभावना बन जाती है, भूकंप की संभावना बनती है, भूस्खलन होने लगता है। आप देखते हो कि अधिक वर्षा, जहां अधिक गर्मी होगा हिम ग्लेशियर पिघलने लगता है। ये भी क्या बताया जा रहा है कि अधिक गर्मी के कारण हिम ग्लेशियर जो है पिघल गया है। कल की जो घटना है चमोली वाला, उसमें भी कई कारण बताया जा रहा है। हम उसको पढ़ाए नहीं है, करंट में हम पढ़ाएंगे। हम कहें करंट में क्या पढ़ाएंगे, सब अभी पढ़ा देंगे तो करंट में पढ़ाना ना होगा। कल पॉलिटी हम शुरू करेंगे, हर हाल में भारत के संविधान की विशेषता, हम संविधान के कल की जो क्वेश्चन है, हम तो पीडीएफ पुराना वाला पीडीएफ देख रहे थे, पुराना वाला पीडीएफ में जो संसद की संप्रभुता है उससे क्वेश्चन, उसमें तो है आंसर लिखा हुआ, इसके बावजूद जो है लोग नहीं पकड़ पाए। पीडीएफ में आप देखिएगा पुराना 65 बीपीएससी मेंस का, तो पॉलिटी का सारा क्वेश्चन उसमें संपर्क में है। आप पीडीएफ लोग नहीं न पढ़ेंगे तो उसका गारंटी हम नहीं लेंगे। आप पढ़कर आप जाइएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा और वही लिखिएगा, दूसरा कौन कहां से लिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, वही चीज हम बता रहे हैं जो दुनिया लिखेगा ना, और वही सब नहीं, जो हाईली स्टैंडर्ड तैयारी किया होगा, समझ रहे हैं, बहुत एडवांस तैयारी किया होगा, वही आपका बराबरी कर सकता है, अदरवाइज संभव भी नहीं है। समझ रहे हैं। इतना कहां से लोग जानकारी लाएंगे, कौन किताब में इतना लिखा हुआ है। समझ रहे हैं। अब आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्य, अब मान लीजिए आप जानते हैं कि भूकंप यहाँ आता है और वहीं पर जो है जल विद्युत का निर्माण कर रहे हैं, वहीं पर बड़े बड़े भवन का निर्माण कर रहे हैं। अब भवन का विकास कार्य कीजिएगा, वो आसपास की भूमि क्या होगा, और जो है क्या होगा, ढीला होगा। समझ रहे हैं। उसका परत जो है खिसकता है। और अब भूस्खलन कैसे होता है, अब मान लीजिए भूस्खलन जो है, आप रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं। अब रेलवे लाइन बनाने के कारण जो होता है, निर्माण कार्यों से आसपास की भूमि जो है क्या हो जाता है, समझ रहे हैं, वह जो है नॉर्मल हो जाता है, यानी ढीला हो जाता है, उसको जो है कह सकते हैं, और थोड़ा भी कुछ होगा दह जाएगा, गिरने लगता है। तो वह स्थिति है। अब मान लीजिए नदी के तटों पे, अब नदी जहां बह रहा है वहां तट पर क्या करेंगे, आप जो है घर बना दिए। अब घर बनाने के बाद जो है घर के दौरान जो मलबा वगैरह जो है आप नदी में फेंक रहे हैं। अब नदी में क्या होगा, नदी का तल ऊंचा होगा, थोड़ा भी पानी आएगा जल ऊपर होने लगता है, अब बाढ़ आ जाता है। अब देख रहे हैं ना, तो यह स्थिति है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि, देखिए जनसंख्या में वृद्धि से क्या होता है, जनसंख्या में जैसे वृद्धि होगा, अब वस्तु औद्योगिकरण अधिक होगा, खाद्य वस्तु कृषि वस्तु को अधिक उत्पादन करना होगा, अधिक निर्माण कार्य होंगे, अधिक सड़कें बनेंगे, तो ये सब मिलकर जो है एक सब जो है मिलकर आपदा का जो है माहौल तैयार कर लेता है। तो हाल के वर्षों में जो आपदाओं में वृद्धि हुई है उसके पीछे यही कारण है। अब प्रश्न है कि आपदा के कितने चरण हैं, तो आपदा के 3 चरण है, आप देख ही रहे हैं, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात, हम पहले ही झलक दिखाए हैं। अब आपदा के प्रथम चरण है आपदा के पूर्व। तो आपदा के पूर्व में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कहीं भूकंप आने वाला है,
तो भूकंप आने वाला है तो सबसे पहले उस खतरा को, कहाँ भूकंप आने वाला है आप जानते हैं, तो उस खतरा को पहले पहचान किया जाए। हम मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ले लेते हैं। शिमला में या मंडी में भूकंप आने वाला है, भूकंप आता है, तो पहले हम क्या करेंगे, अब वहां पर जो है क्या करेंगे, मंडी में जो है हिमाचल प्रदेश शिमले में लीजिए, शिमला में भूकंप आने वाला है, तो सबसे पहले हम शिमला के आसपास कहाँ कहाँ भूकंप आने वाला है उस खतरा को पहचानेंगे, समझ रहे हैं, उसका पूर्वानुमान करेंगे कहाँ कहाँ आने वाला है, उस खतरा को पहचान करना है। उसके बाद अब खतरा का पहचान कर लिए तो अब उस जगह खतरा कम करने के लिए आप उपाय करेंगे। अब भवन बना हुआ है तो आप नॉर्मल भवन बनाने का इजाजत वहां नहीं देंगे, भूकंप रोधी भवन बनाने का आप इजाजत देंगे। वहां पे विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से अब भूकंप रोधी जो है भवन का निर्माण करवाएंगे। वहां पर जो लोग होगा, समझ रहे हैं, वहां बिजली का जो तार होगा उसको भी आप अलग तरीके से प्रबंधन करेंगे। तमाम चीजों की जो है खुला बिजली का तार वहां नहीं होगा, वहां कवर वाला तार होगा। भवन जो होगा भूकंप रोधी होगा। माल जाल को रखने के लिए जो है, पशुओं को रखने के लिए जो भवन होगा वो भी सुरक्षित होगा, समझ रहे हैं, तो आप करेंगे, समझ रहे हैं। और उसके अलावा जो है आसपास में जो है एक आपदा प्रबंधन जो बल होता है, एनडीआरएफ का टीम का जो है एक मुख्यालय बना देंगे या एक चौकी बना देंगे, समझ रहे हैं। अब थोड़ा भी कुछ होगा तुरंत वो पहुंच जाएगा। और एक चेतावनी तंत्र जो है आप स्थापित कर दिए, भूकंप चेतावनी प्रणाली, समझ रहे हैं। और वहां चेतावनी तंत्र से लोगों को आप हमेशा अलर्ट कर रहे हैं। तो आपदा से पहले तो इन सब चीजों से क्या होगा, मान लीजिए चेतावनी आप जारी कर देंगे, जैसा कि बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र जो है 226 जिलों में जो है 266 जो है बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र जो है स्थापित किए गए भारत में। बिहार में भी कई जो है बाढ़ जो है पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसके 5 मॉडल है, बागमती नदी पे है, कोसी नदी पे है, गंडक नदी पे है, महानंदा नदी पे है। सब पर जो है क्षेत्रीय मॉडल जो है बिहार के महत्वपूर्ण नदियों को जो है चेतावनी तंत्र जो है जारी करता है, समझ रहे हैं। उसके बाद कोसी की धारा में बदलाव करने के लिए, बदलाव जो धारा मुड़ रहा है, बदलाव हो रहा है, उसके लिए भी एक मॉडल तैयार किया गया है, तो हम अभी बताएंगे उस पर। तो इसमें क्या होता है, तो आप क्या है, तो आपदा से पहले जो खतरा को पहचान कर लिए हैं, वहां आसपास के लोगों को अलर्ट करने की चेतावनी प्रणाली जो है आप लगा दिए हैं। जो भवन वगैरह बन रहा है, विकास कार्य जो हो रहा है, उसको उस आपदा के अनुकूल आप बनाएंगे, ताकि अगर आपदा आ भी जाएगा तो कम से कम, आप मान लीजिए आप ही जानते हैं, घर बनाते हैं आप लोग या बनवाए होंगे, तो आप जानते होंगे कि वर्षा में पानी जो है भर जाता है, तो आप क्या करते हैं, घर की जो है ऊंचा कर देते हैं। क्या ऊंचा करते हैं, नींव को ऊंचा कर देते हैं, ताकि पानी भी आएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन में क्या होता है, आपदा से पहले वही तैयारी है, समझ गए होंगे ना। आपदा के दौरान, अब आपदा आ गया, अब उस दौरान क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आपदा आ गया है तो अब आपदा में फंसे हुए लोगों को निकालना सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर संकट आता है तो लोग पहले उसको निकालना, बस अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो लोगों को पहले निकालने का प्रयास किया जाता है कि क्या क्या स्थिति है, समझ रहे हैं। उसके बाद निकाल देंगे, फिर राहत और बचाव कार्य जो है किया जाएगा। जो बुनियादी व्यवस्था है, मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट कर गया है, यानी बाढ़ में है, बाढ़ में फंसा हुआ है, उसको पहले निकालने का प्रयास करेंगे। निकालने के बाद जल भोजन इस सब की, आवास की व्यवस्था करेंगे, कपड़ा की व्यवस्था करेंगे, समझ रहे हैं। आपदा के दौरान बचाव का उपाय करेंगे। और आपदा के पश्चात क्या होगा, आपदा के संवाद, समझ रहे हैं। अब जो है, जो सड़क टूटा है, बागान टूटा है, घर टूटा है, अब उसकी मरम्मती का कार्य करेंगे। जो लोगों का घर बह गया है उसको तब तक दूसरी जगह अस्थायी शिविर में बसवाएंगे, और उसका घर बनाने के लिए आप फंड देंगे, तब जाकर घर बनेगा, फिर लोग शिफ्ट करेंगे। यही नहीं होता है आपदा प्रबंधन में, सरकार इसी के लिए प्रयास कर रही है। अब आपको यही लिखना है, इसमें है क्या। अब जो है आपदा प्रबंधन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। आप जानते ही हैं, संचार उपग्रह और
सुदूर संवेदन उपग्रह जो है, संचार उपग्रह क्या करता है, संचार इंटरनेट, मोबाइल डाटा, ये सब जो है, रेडियो टेलीविजन, ये सब जो है संपन्न करता है। ये सब जो है उसी के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। सुदूर संवेदन उपग्रह के माध्यम से जो डाटा प्राप्त किए जाते हैं, जो मानचित्र प्राप्त किए जाते हैं, जो मानचित्र, जो फोटो तस्वीर प्राप्त किए जाते हैं, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, तो आपदा प्रबंधन के प्राप्त किए जाते हैं। अब तीनों का उपयोग जो है आपदा प्रबंधन के तीनों चरणों में किया जाएगा। आपदा से पहले मान लीजिए कहीं भूकंप आने वाला है, तो उपग्रह के माध्यम से लोकेशन पता करेंगे कहाँ कहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। मान लीजिए ऊपर पहाड़ है, तो पहाड़ पर तो आप पता नहीं ना कर पाएंगे, तो उपग्रह के माध्यम से जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा, उसके माध्यम से वह जो है प्राप्त करेगा और डाटा आपको भेजेगा। उस डाटा के माध्यम से आप जो है फिर आप वहां खतरा को पहचान करेंगे और उसके लिए आप प्रयास करेंगे। कहीं बाढ़ आ गया है, सूखा आ गया है, समझ रहे हैं, तो उपग्रह के माध्यम से आप जो है रेजोल्यूशन प्राप्त करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपदा से पूर्व खतरों की पहचान करने में, समझ रहे हैं, क्या करने में, खतरों को पहचान करने में, समझ रहे हैं, और सुरक्षा उपाय, और जो संचार उपग्रह है, समझ रहे हैं, जीसैट उपग्रह, बहुत सारा संचार उपग्रह है। अब रेडियो टेलीविजन, समझ रहे हैं, इंटरनेट, विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप के माध्यम से आप सूचना जारी करेंगे ताकि लोग सतर्क हो जाएगा। आप उपग्रह के माध्यम से देख रहे हैं कि नदी में कहाँ धारा बदल रहा है। बिहार में बाढ़ जो है, बिहार में जो है बनाया गया है, कोसी जो है, कोसी की नदी जो है, जो जलधारा बदलती है, कोसी नदी द्वारा जो भूमि कटाव किया जाता है, उसको उपग्रह के माध्यम से मानचित्र प्राप्त किए जाते हैं, समझ रहे हैं आप। फिर उस मानचित्र के आधार पर योजना बनाई जाती है। तो तीनों चरण में, तो आपदा से पहले प्रबंध क्षेत्रों, जो जोखिम वाले क्षेत्र है, उसको आप पहचान कर रहे हैं, सुरक्षा उपाय के लिए चेतावनी जारी करने के लिए कर सकते हैं। आपदा के दौरान, अब आपदा के दौरान कहाँ कहाँ आपदा फैला है, कहाँ कहाँ भूकंप हुआ है, समझ रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता, अवस्थिति की जानकारी करने के लिए आप उपग्रह मानचित्रण से जो डाटा प्राप्त करेंगे, जो तस्वीर प्राप्त करेंगे, वह हो गया, उसका उपयोग करेंगे। आपदा के बाद जब जहां जहां पानी घट गया है, तो अब जो है, जो जोखिम वाला क्षेत्र है, आप पुनर्निर्माण, अब पुनर्विकास के लिए, समझ रहे हैं, आप इसरो का जो उपग्रह मानचित्रण है, समझ रहे हैं, उपग्रह उत्पाद है, उस उत्पाद के माध्यम से आप पुनर्विकास का, पुनर्वास का, पुनर्निर्माण का आप काम करेंगे। तीनों चरणों में इसका जो उपयोग जो है किया जाता है, समझ रहे हैं हम। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो आप जानिए रहे हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी में, जो मोबाइल फोन से लेके, एसएमएस से लेके, ईमेल, इंटरनेट, समझ रहे हैं, वेबसाइट, विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप, समझ रहे हैं, ये सब जो है, रेडियो टेलीविजन, ये सब आ जाता है। अब इसके माध्यम से क्या होता है, आपदा से पहले लोगों को चेतावनी जारी करने के लिए चेतावनी जारी किया जाएगा। आपदा से पहले लोगों को कोऑर्डिनेशन तंत्र मजबूत करने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फोन के माध्यम से हाई अलर्ट करके रखे हुए हैं, समझ रहे हैं। आपदा जब आ गया है, अब उस दौरान जो है प्रभावित जो लोग हैं उसको ट्रैक करने के लिए आप फोन से पूछ रहे हैं, कहाँ है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ, ऐसे करके आप देख रहे हैं ना। मोबाइल से तो संपर्क साधेगा। अगर उसके पास मोबाइल होगा, पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर हम घिरे हुए हैं, पता कर पाएगा ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस से मोबाइल होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से लोकेशन भेजेगा, अच्छा यहाँ पर है, जा रहा है, लोकेशन भेजेगा, समझ रहे हैं। तो अब आपदा के दौरान लोगों को ट्रैक, अब कोविड-19 में क्या हो गया, अभी कोविड-19 वैक्सीन हो रहा है, आपको वैक्सीन कोविन ऐप आप पढ़े हैं। अब आपको क्या होगा, वैक्सीन लेना है, अब आपको ऐप डाउनलोड कीजिए, सारा नोट्स आपका डिटेल्स उसमें चला जाएगा, कहाँ वैक्सीन देना है, कहाँ वैक्सीन लेना है, कब वैक्सीन लेना है, टाइमिंग क्या है, सब आपको बता दिया जाएगा। लोगों को ट्रैक किया जा रहा है, निगरानी किया जा रहा है ऐप के माध्यम से, समझ रहे हैं।
आरोग्य सेतु ऐप में भी आपको पता दिया था कि फल आपके लोकेशन में इतना किलोमीटर दूरी में इतने लोग जो है संक्रमित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप देख रहे हैं, और आपदा जब समाप्त हो गया तो आपदा के बाद जो है समझ रहे हैं पुनर्वास। अब मान लीजिए आपदा के दौरान ही अब लोगों को जो है सामान भेजना है, पैसा भेजना है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बाय बैंक खाता के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भेज रहे हैं। जैसा कि जन धन योजना के तहत भेजा गया है 5500 रुपया, देखिए ना, तो आप इसके माध्यम से जो है भेजा जा रहा है, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है अब खाता के माध्यम से अब आपदा के दौरान जो है जो विभिन्न आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी है उसमें उसको तालमेल स्थापित किया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों को जो है या स्वास्थ्य विशेषज्ञों को तैनाती करने के लिए, समझ रहे हैं, आप जो है दूरसंचार के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से आप इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद राहत सामग्री वितरण करने में भी, मॉनिटरिंग करने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है, बेहतर प्रबंधन हो पाता है। उसके बाद जो है हम लोग रोबोटिक्स, अब मान लीजिए कोई आदमी जो है बीच नदी में जो है डूबा हुआ है, वहां कोई जा ही नहीं सकता है, रोबोट को भेज दीजिए, रोबोट क्या करेगा, वह जो है आदमी को पता लगा के वो आदमी को बचाव राहत में जो है काम करता है, सीधे आदमी को जो है जाके बचा लेगा। अब मान लीजिए कहीं लोग डूब गया है और नदी के अंदर कोई नहीं जा रहा है, तो रोबोट को भेज दीजिए, रोबोट जाके पता लगा के ले आएगा। तो फंसे हुए लोगों को, लापता लोगों को, समझ रहे हैं, खोज करने में, बचाव करने में, राहत सामग्री वितरण करने में, समझ रहे हैं, रोबोट का उपयोग किया जाता है। जीआईएस सिस्टम, जीआईएस जो देखिए जीआईएस सिस्टम क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये सूचना विज्ञान तंत्र है, समझ रहे हैं, सूचना तकनीकी विज्ञान है। इसमें बहुत जो विभिन्न प्रकार के जो डाटा होता है उसका संग्रह किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका प्रसंस्करण किया जाता है, और इसी के आधार पे जो है, समझ रहे हैं, कोई भी आपदा हो रहा है तो आपदा से पहले के कैसा, मान लीजिए कोई आपदा घटित होता है तो उससे पहले कब आपदा हुआ था, अब इस तरह के पूर्वानुमान लगाने में जो है उसके बाद आपदा की विभिन्न जो है तथ्यों की जानकारी जो है विश्लेषण किया जाता है, समझ रहे हैं हम। उसके बाद जो है नए न्यूनीकरण प्राथमिकता तय करने में मदद करता है, और इसके माध्यम से जो भावी आपदाएं हैं उसको कम करने में से सहायता मिलती है। जीआईएस है, और आईओटी लिखे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी हाल ही में सिक्किम में इंटरनेट ऑफ थिंग के मदद से एक भूस्खलन चेतावनी तंत्र स्थापित किया गया है। अब आईओटी को इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से क्या होता है कि अब जो विभिन्न प्रकार के जो चेतावनी तंत्र है उसको स्थापित किया गया, वो ऑटोमेटिक जो है चेतावनी जो है जारी, थोड़ा भी मौसम में हेरफेर होगा चेतावनी जो है लोगों को देने लगता है। आर्टिफिशियल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे, तो रियल टाइम जो है आपदा का रियल टाइम निगरानी के लिए, समझ रहे हैं, आप आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से किया जाता है। एआई आरटीपी, अब देखिए इतना प्रौद्योगिकी है, 2-2 लाइन लिखिएगा तो पूरा पन्ना भर जाएगा, टाइम मिलेगा वहां। अब एक एक बार में अगर पूरा बता देंगे कैसे लिखिएगा, किताब पढ़ाएंगे, किताब पढ़ाना संभव नहीं है। वहां टाइम किसके पास है, 4 पेज लिखना ही है, इसी में जो है 6 पेज है, अब उसको शॉर्ट करके लिखना होगा, इसीलिए एक एक लाइन ही दिए हैं, सारा एक एक लाइन में ही लिखना है। इसी तरीके से बस एक लाइन याद रहेगा, जाके लिख के आइएगा, उसी को सजा दीजिएगा, थोड़ा सा जैसे लिखे हैं ऐसे ही लिख के आंसर बन जाएगा। इंटरनेट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपदा प्रबंधन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए कैसे निभाता है। अब आपदा के समय जो आपदा का पूर्वानुमान लगाने में, चेतावनी तंत्र जारी करने के लिए, समझ रहे हैं, आप इसका एआई का जो है उपयोग किया जाता है, पूर्वानुमान, तो आप जानते ही हैं। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको भी मजबूत बनाता है। बिग डाटा, अब बिग डाटा जो है, मान लीजिए कहीं आपदा आ गया है, तो आपदा आ गया है तो अब आपदा में जो है कौन कौन लोग जो है आपदा में जो है किन किन लोगों की को लापता है,
कौन कौन लोग नहीं मिल रहा है। अब उस लापता लोगों को पहचान करने में, उसको जो है ट्रैक करने में बिग डाटा के एनालिसिस के द्वारा, बिग डाटा के द्वारा आसानी से उसको ट्रैक किया जा सकता है। समझ रहे हैं, लोगों के जो विभिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है उसका अध्ययन करके लोगों को पता लगा लिया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, आप देखते हैं आपदा के बाद क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी में आपदा के दौरान जो है जैव प्रौद्योगिकी में भी जैव प्रौद्योगिकी की कई भूमिका है। अब मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया है तो फसल क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अब पहले ही कहें कि जोखिम में कमी लाना, कृषि नुकसान हो जाता है, तो अब जो है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से सूखारोधी और बाढ़ रोधी फसल का विकास किया जा सकता है। और उसके माध्यम से जो है क्या है, उसके माध्यम से जो है फसलों को नुकसान से बचाएंगे। इसके अलावा जो आपदा के बाद जो है मच्छर तमाम महामारी फैल जाता है। अब उस महामारी को दूर करने के लिए टीके, अब हाल ही में जो है देखिए कोरोना महामारी, अब इस महामारी को समाप्त करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का विकास किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से विकास किया गया है। समझ रहे हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जो एंटीबायोटिक्स दवाई वगैरह बनाए जाते हैं, अब जो है मान लीजिए आपदा के दौरान या आपदा के बाद बीमारी फैल रहा है, तो अब उस जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से दवा बनाकर उस बीमारी पर कंट्रोलिंग करेंगे। आपदा के बाद क्या होता है कि जो पुल पुलिया सड़क ये सब ध्वस्त हो जाता है। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से उसको नए तरीके से निर्माण कार्य करेंगे, डिजाइन करेंगे, मापी करेंगे। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से घर बन रहा है, प्रौद्योगिकी की सहायता से नापी कैसे करेंगे। बालू सीमेंट कहाँ से आएगा, सब तकनीकी आविष्कार है, तकनीकी प्रगति का परिणाम है। तो इस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन के तीनों चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सारी चीजों पर चर्चा किए हैं, बस थोड़ा थोड़ा चर्चा करना है, काम चल जाएगा। और एसडीएम बन जाइएगा, इतना ही में एसडीएम बन जाइएगा। वहां ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो है उसको पढ़ के जाके लिख के आइए ना, लिख के आ गए ना, एसडीएम कोई नहीं रुकेगा, अच्छा से लिखिएगा बस। अब आपदा प्रबंधन के लिए सरकार क्या क्या प्रयास किया है, तो अलग अलग समय पर बहुत सारा प्रयास किए गए हैं। बिहार सरकार का भी प्रयास हम देखेंगे और थोड़ा सा केंद्र सरकार का भी प्रयास हम देखेंगे। समझ रहे हैं हम, तो अलग अलग प्रयास हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा कई ऐसे प्रयास किए गए हैं आपदा के लिए। सबसे पहले भारत सरकार के स्तर पर देखेंगे, दोनों सेम ही है कि राज्य सरकार और भारत सरकार। आपदा प्रबंधन संस्थागत ढांचा के तहत जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण की स्थापना की गई है और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो है गठन किया गया है। तीनों स्तर पर जो है केंद्र, राज्य और जिला, यह संस्थागत प्रयास में है। यह संस्था का जो गठन किया गया है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। क्षमता निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही राष्ट्रीय आपदा, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। यह संस्थान क्या करता है, क्षमता निर्माण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। समझ रहे हैं। इसके बाद वैधानिक प्रयास के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बहुत सारे कदम जो है उठाए, बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को आपदा से संबंधित कोई भी कार्रवाई करने के लिए सशक्त करता है। अभी कोरोना महामारी के दौरान अब भारत सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ही लॉकडाउन लागू किया था। समझ रहे हैं। और इसको अधिसूचित आपदा जो है भारत सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही घोषित किया था और बहुत सारा कदम जो है इसी के तहत उठाए गए थे। समझ रहे हैं। आपदा में कोई अगर हनन दखल दे रहा है और आपदा के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को नुकसान पहुंचा रहा है तो आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है। आपदा के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारी से भागता है उसको भी जो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है, चाहे आम व्यक्ति पर भी। तो ये बहुत बड़ा व्यापक अधिनियम है और आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक अधिनियम है।
और इस केंद्र और राज्य दोनों को जो है कोई भी कदम उठाने के लिए सशक्त करता है, अधिकार देता है। वैश्विक सहयोग में एक सेंडाई फ्रेम, उसके बाद जो है 2016 में भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भी लॉन्च किया है। यह योजना आपदा जोखिम घटाने के लिए सेंडाई फ्रेम के साथ जो है तालमेल स्थापित करता है। सेंडाई फ्रेम क्या है? जापान में क्या हुआ था, 2015 में जापान के सेंडाई में जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो है 187 देशों का एक फ्रेमवर्क किया गया था, समझ रहे हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके माध्यम से जो आपदा में जो बुनियादी अवसंरचना, जो जान माल की क्षति होती है, उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक इसको बिल्कुल कम करना है, समझ रहे हैं, प्राप्त करना है। और इसके लिए जो है आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है 2016 में जो है बनाया गया था, यही सेंडाई फ्रेमवर्क को प्राप्त करने के लिए ही। और इसके अलावा इसका एक ये भी लक्ष्य है, समझ रहे हैं, भारत को आपदा मुक्त बनाना, याद रखिएगा। उसके बाद आपदा प्रबंधन पर जो है एक और है, आपदा प्रबंधन और संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की भी मंजूरी दी गई है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता में यह संधि होना था, समझ रहे हैं। इस संधि के माध्यम से ही भी आपदा पर नियंत्रण रखने के लिए जो है आवश्यक कदम उठाने की बात जो है इसमें की गई है। और उसके बाद जो है भारत सरकार आपदा का पूर्वानुमान लगाने के लिए, देखिए अब तो 266 देश के 266 जगहों पे बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तटीय क्षेत्र में सुनामी के पूर्वानुमान लगाने के लिए भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित किया गया है। भूकंप चेतावनी प्रणाली कार्यरत की गई है। आदेश में भूस्खलन क्षेत्रों के लिए मानचित्र तैयार किया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार भी कई ऐसे प्रयास जो है किया है। अब बिहार के आपदा के बारे में क्या है, देखिए आप जानते ही हैं, बिहार अपनी भौगोलिक अवस्थिति और जलवायु और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के कारण क्या है, एक बहुत आपदा प्रबल राज्य है। अब जैसा कि जान रहे हैं, उत्तर बिहार दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली बारिश के कारण उत्तर बिहार जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। दक्षिणी बिहार के 17 जिले सूखा प्रबल है। भारी वर्षा होने पर स्थानीय स्तर पर चक्रवात की स्थिति हो जाती है, बिजली गिरता है। अब देखिए 2019 में जो है बिजली गिरने से जो है 216 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2020 में 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुआ है। गर्म लू चलना ये आम बात है। इसके अलावा जो है महामारी जो है वो है अलग, समझ रहे हैं। तो बिहार में भी काफ़ी स्थिति गंभीर रहती है। बिहार सरकार भी इस आपदा से निपटने के लिए कई ऐसे प्रयास किया है। थोड़ा सा आप देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी, अब देखिए सबसे पहले बिहार सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया है और उसके तहत जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी बनाया गया है, समझ रहे हैं। 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू किया है बिहार सरकार। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति का भी निर्माण किया गया है। बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, अब इसके तहत क्या है कि जो जल संसाधन है, समझ रहे हैं, जो सूखा है उसको नियंत्रित करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए, सूखा से निपटने के लिए। उसके बाद जो है बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए जो तालाब है, जलाशय है, उसको पुनर्निर्माण किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। आहर पैन जो है, आहर पैन है, उसको पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। दक्षिण बिहार के आहर पैन को, उत्तरी बिहार के जो बाढ़ तालाब है, इस सबको। इसके बाद बांध का भी विकास किया गया है। अलग अलग नदियों पर बांध भी बनाए जा रहे हैं। क्षमता निर्माण के लिए जो है लगातार प्रशिक्षण कार्य किए जाते हैं, वो तो जानते ही हैं। बिहार सरकार आपदा जोखिम से निपटने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का विकास किया। आप देखिए
बाढ़ चेतावनी मॉडल का विकास किया गया है। यह बाढ़ चेतावनी मॉडल क्या होता है, 72 घंटे पहले ही जो है बाढ़ के बारे में सूचना जारी करता है, इससे लोग अलर्ट हो जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय मॉडल है, नदी व्यवहार विश्लेषण मॉडल है, तटबंध परिसंपत्ति प्रबंध प्रणाली है, तटबंधों के रख रखाव के लिए, समझ रहे हैं। इसके अलावा सरकार बिजली गिरने के लिए भी जो अलार्म होता है उसका भी विकास किए हुआ है, समझ रहे हैं। बिजली गिरने के लिए उसका भी विकास जो है बिहार सरकार किया है। वार्निंग सिस्टम जो है लगाया गया है बिजली गिरने से संबंधित। यह वार्निंग सिस्टम जो है बिजली गिरने से पहले ही लोगों को सूचित कर देता है, लोग सतर्क हो जाते हैं, घर में चले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो तमाम ऐसे है, लेकिन इसके बावजूद आपदा प्रबंधन में कुछ चुनौतियां हैं। अब देखिए आपदा प्रबंधन में कुछ चुनौती क्या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो चुनौती क्या है, मौजूदा समय में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले देखिए जलवायु परिवर्तन, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन का विस्तार हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि अब नई नई जो है आपदाएं जो है आ रही है। अब महामारी देखिए किस तरीके से आ गया। इसके अलावा पहले जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आता था, सूखा नहीं पड़ता था, आज उस क्षेत्र में भी बाढ़ सूखा आने लगा है। नए क्षेत्रों में भी आपदा का प्रसार हो रहा है। अब बिहार के इस बार के बाढ़ में कुछ ऐसे जिले थे जहां बाढ़ नहीं आता था, लेकिन आज इस बार वही जो है बाढ़ आया है। कोसी का कहर नहीं था उतना, हम लोग देख रहे थे, समझ रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए क्षेत्रों में जो नए नए क्षेत्रों में आपदा का प्रसार हो रहा है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए आपदा से निपटने के लिए एक तो सभी जिलों के बीच जो है जो समन्वय तंत्र है, समझ रहे हैं, जो मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको विकसित करने की जरूरत है। एक तो भारत के स्तर पर देखिएगा तो विभिन्न राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों के बीच जो मजबूत आपदा प्रतिबंध तंत्र, आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको विकसित किए जाने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन के दौरान क्या होता है, पुनर्वास के लिए जो है जमीन की कमी हो जाती है, समझ रहे हैं, भूमि की कमी होती है और संसाधन की कमी हो जाती है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, उस आदमी को अब कहाँ बसा जाएगा, कहीं जमीन है, कौन किसकी जमीन बसाने देता है। तो पुनर्वास के लिए जो है भूमि की कमी और संसाधन की कमी बहुत चुनौती है। आपदा के समय जो है विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच एक कोऑर्डिनेशन विकसित करना की भी चुनौती। कई बार होता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है, एक समन्वय तंत्र होना बहुत जरूरी है। आपदा के दौरान जो सोशल मीडिया के द्वारा जो अफवाह होता है, झूठा प्रचार होता है, उसको भी जो है वो भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, उसको नियंत्रित करना। देखिए प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए बहुत सारे मॉडल विकसित किए गए हैं, चेतावनी तंत्र लगाए गए हैं, लेकिन ये भी अभी तक जो है पूरी तरह सक्षम नहीं है। अब बाढ़ में पता चल जाता है हर साल लोग मर जाते हैं, भूकंप आता है तो लोग जान माल का नुकसान होता ही है। लेकिन इसके बावजूद इन सब प्रयासों से सुन लीजिए, प्राकृतिक आपदा में जो पहले जो प्राकृतिक आपदा से या मानवजनित आपदा से लोग मरते थे, आज इन्हीं सब कारणों से अब बाढ़ आता है तो बहुत कम लोग जो है जान माल की क्षति होती है। संपत्ति का नुकसान हो जाता है लेकिन जान माल की क्षति कम से कम होती है। भूकंप भी आता है तो आप देखते हो कम से कम। ये सब जो हुआ है भारत सरकार और बिहार सरकार का जो संस्थागत प्रयास किए गए हैं, जो वैधानिक संस्थागत जो तकनीकी प्रयास किए गए, सबसे संभव है। लेकिन फिर भी जो है जो नए नए क्षेत्रों में आपदा का प्रसार हो रहा है उसके लिए और भी अनुसंधान विकास, समझ रहे हैं, और जो कर्मी है उनके क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना होगा। तभी जाकर अनुसंधान विकास के माध्यम से पता लगा लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ बढ़ने वाला है, फिर सतर्क हो जाएगा। बाढ़ है, सूखा, बिजली गिरना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक पन्ना का PDF है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग कल पॉलिटिक्स चर्चा करेंगे।